ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ रहे थे, इसके अंदर प्योर आर, प्योर सी, प्योर एल, तीनों सर्किट हो गई थी बच्चों। और आज सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट हम लोग पढ़ेंगे आरएलसी, सीरीज आरएलसी सर्किट। पैरेलल आरएलसी भी होता है, लेकिन इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा या फिजिक्स में हायर एजुकेशन करना पड़ेगा। सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट देखो और भी होता है, जैसे कि आरसी सर्किट भी होता है, आरएल सर्किट भी होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आरएलसी। इसी के मदद से हम सब निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होगा, तो सीरीज आरएलसी सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में आर होगा रेजिस्टेंस, फिर बच्चों इंडक्टेंस, फिर आपका होगा कैपेसिटेंस। देखो यही थोड़ा सा समझना है। और एफ क्योंकि ये फेजर से आता है, तो मैं क्यों फेजर से आता है ये भी आपको बता दूंगा। वो तो यही डायग्राम है, यहाँ पे E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो आप लोग जानते हैं ये होता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है बेटा। ये R है, ये L है और ये C है। तो इसे मुझे करंट निकालना है। तो पीछे मैं क्या करता था बेटा, जैसे अभी आप पीछे टेक्निक देखेंगे तो वह E बराबर वोल्टेज करता था ना, सबके क्रॉस वोल्टेज करता था, तो वही काम मुझको यहां भी करना चाहिए। तो बच्चों E बराबर अगर मैं उस तरह से लिखूं तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू E। इन दोनों के वोल्टेज का सम टोटल के इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए बेटा। यही तो केवीएल कहता है कि तीनों का सम जो फाइनल वाले के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके इक्वल आना चाहिए। लेकिन बच्चों देखो अगर मैं इसको लिखूंगा और सॉल्व करूंगा तो वीआर का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। वीएल का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही आपने पढ़ा था एल डी आई बाई डी टी। और वीसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू ई नॉट। ई की जगह क्या लिख सकता हूं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो इसको मैं देखूं तो ये लीनियर इक्वेशन है, जैसे आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं कि नहीं। तो देखो बच्चों आई बराबर कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। आई बराबर कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। और तो अगर डी आई बाई डी टी है तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू है। ये फंक्शन ऐसे बनेगा बच्चों, डी ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, घबराना मत, बता रहा हूं इसमें कोई परेशान नहीं होगा, प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कैसे किया समझ में आना ना बच्चों। करंट क्या होता है, dq बाई dt, और यहां करंट का भी डिफरेंशिएशन है। तो करंट का डिफरेंशिएशन है मतलब दो बार डिफरेंशिएशन है q का, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ qt लिख दिया। तो मैं बस क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। और आप लोग अभी जब 12th में पढ़े होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन केवल फर्स्ट ऑर्डर का आपको सॉल्व करने आता होगा, और वो भी एक खास कंडीशन में। एक आईएफ फैक्टर आप लोग निकाल के करते हैं ना, वो भी खास फैक्टर में। हमेशा आप नहीं निकाल सकते आप इसको, तो बेटा इसको आप हमेशा निकाल नहीं सकते, मतलब ये इक्वेशन हम अभी के लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते, और इवन हायर लेवल पे भी सॉल्व करने में इसे दिक्कत होती है। यानी ये हमारा मेथड ही फेल हो गया, ये मेथड हमारे किसी काम का नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमने पुराना वाला टेक्निक क्यों नहीं इस्तेमाल किया, जैसे पूछे प्रूफ करते थे। बेटा पहले बार में आई आर को ई नॉट साइन ओमेगा टी कर दिया, वहां से निकाल दिया। दूसरी बार वीसी वाला था तो ई नॉट साइन ओमेगा टी करके निकाल लिया। लेकिन यहाँ वो मेथड क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा यहाँ मैथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उस मेथड से चलने से। तो लोगों ने बोला अब क्या करें, तो अब हमारे पास तरीका बचता है फेजर का। अब हम ये सारा सोल्यूशन यानी करंट सॉल्व करेंगे, लेकिन किससे सॉल्व करेंगे, फेजर से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये समस्या है, इस समस्या का सॉल्यूशन फेजर है। इसीलिए एसी में बस फेजर इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। बस ध्यान रखो, आगे जो बात ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना है, बस ये समझाने के लिए कि इस मेथड से आप इसको नहीं कर सकते सॉल्व, इस मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ये आपका अगर जाओगे तो डेड एंड है, ये डेड एंड है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक जगह आके आप रुक जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब क्या तरीका बचा, अब ध्यान से समझो इसके बाद बच्चों। अब क्या तरीका हमारे पास बचा, फेजर का बचा। अब फेजर का कैसे निकालें, तो बच्चों देखो अभी तक जितना भी हमने करंट निकाला, हमें इस बात का अनुभव है कि करंट का जो फंक्शन आएगा कुछ इसी तरह का आएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ इसी तरह का आएगा। अरे अभी तक जो अनुभव हमारा है बेटा, कुछ आई नॉट आता था, साइन आता था, कुछ प्लस माइनस एंगल होता था, तो फाइव प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह का फंक्शन आएगा, तो हम मान लेंगे कि लेट द करंट बी दिस, है ना, करंट बी
ये मान लिया हमने करंट, ये निकला नहीं अभी, हमने अपनी तरफ से मान लिया करंट ऐसा ही होगा, अपनी तरफ से मान लिया, डायरेक्ट जो सोल्यूशन है उसमें मान लिया हमने। तो देखो बेटा इसमें हमें क्या क्या अननोन है जो हमने माना है, उसमें अननोन है आई नॉट, और क्या अननोन है उसमें, अननोन है फाई। तो यानी कुछ जुगाड़ करके मुझे, ओमेगा तो पता होगा क्यों, क्योंकि ओमेगा इसी वाला होगा, तो कुछ जुगाड़ करके हमें आई नॉट और फाई निकालना है, वो जुगाड़ फेजर से आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तीनों सीरीज में है तो एक बात तो पक्का बोलूंगा, तीनों में सेम करंट जाएगा, यानी तीनों के करंट का फेजर सेम होगा, तीनों के करंट का फेजर सेम होगा। क्यों बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है कि नहीं होता है, तो तीनों के करंट का फेजर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बच्चों तीनों के करंट का फेजर सेम हो जाएगा, तो ऐसा काम करते हैं पहले करंट का ही फेजर ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी मदद से सबके वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करेंगे। तो बेटा अब फेजर ड्रॉ कर रहा हूं, तो फेजर देखो ड्रॉ कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने मान लिया करंट का फेजर, तो करंट का फेज कितना है अभी देखो, ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा जो एंगल में होता है उसे क्या बोलते हैं, साइन को छोड़ के हम क्या बोलते हैं उसको, फेज। तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फाइव हो गया। तो बच्चों इसी के ऊपर क्या बनेगा, इसी के ऊपर आई नॉट बनेगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, आई नॉट, इसके ऊपर क्या बनेगा बच्चों, आई नॉट बनेगा। ठीक है ना, अच्छा ये बता आप लोगों को समझ में आ गया, आई नॉट इसी के ऊपर बनेगा, क्यों बनेगा बच्चों, तो मान लिया हमने, इसी को रेफरेंस मान लिया, और आई नॉट तो यहाँ ओमेगा टी प्लस फाइव है आपकी बात। अब ध्यान से सोचेंगे अपने पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करके, कि हमने ये जाना है कि रेजिस्टेंस में जो करंट का फेज होता है और जो वोल्टेज का फेज होता है वो सेम होता है। अभी हमने पीछे नॉलेज से जान लिया प्योर सी के सर्किट से। तो बेटा एक बात हो ना हो, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा ना वो भी साइन का फंक्शन आएगा, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी साइन का फंक्शन आएगा, और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी साइन का फंक्शन आएगा। बेटा जब करंट ही बदल रहा है तो वोल्टेज तो बदलेगा ना साइन के साथ। तो बच्चों इसका कुछ ना कुछ पीक होगा फिर साइन का वोल्टेज होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वोल्टेज का पीक होगा फिर साइन का फंक्शन होगा, फिर इसका भी कुछ ना कुछ वोल्टेज का पीक होगा और साइन का फंक्शन होगा। तीनों का वोल्टेज अलग अलग होगा लेकिन तीनों में करंट सेम होगा, क्योंकि सेम करंट तीनों में जा रहा है। तो अब देखो बच्चों वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब वोल्टेज बदल सकता है, करंट सेम होना चाहिए। तो बच्चों लेकिन एक बात तो मैं पक्का हूं कि अगर एसी में जो भी वोल्टेज हो, इसका अगर पीक वीआर है तो पीक वीआर यहीं पे ड्रॉ होगा, वीआर जो पीक है, वीआर जो पीक है बेटा वो यहीं पे ड्रॉ होगा, यहीं पे ड्रॉ होगा, पक्का पता है सबको। बेटा वीआर यहीं पे क्यों ड्रॉ होगा पता है ना आपको, क्योंकि करंट और वोल्टेज का फेज क्या होता है, सेम होता है, किस में, रजिस्टर में। तो रजिस्टर में जिधर करंट होगा उधर ही वोल्टेज होगा, पक्का पता। अब सुनो बच्चों इंडक्टर का ध्यान देते हैं, इंडक्टर का जो इसके क्रॉस जो पीक वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वीएल, इसके क्रॉस जो पीक वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वीएल। तो ये वीएल किधर होगा, तो बच्चों वीएल में देखो करंट क्या करता है, लैग करता है, और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। उल्टा मतलब ये हुआ, ये वोल्टेज आगे रहता है करंट पीछे रहता है, कितना पीछे रहता है, पाई बाई 2। तो यानी इसका मतलब है कि इस वाला जो भी ये फेजर है इससे वीएल किधर बनेगा, ऊपर के नीचे, ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा ऊपर, क्योंकि बेटा वोल्टेज आगे रहता है ना, करंट पीछे रहता है तो मतलब वोल्टेज आगे रहता है। तो बच्चे जो वीएल का इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका जो पीक होगा वो ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा, तो बच्चों वीएल ड्रॉ होगा ऊपर, समझ में आ रहा है, वीएल किधर ड्रॉ होगा, ऊपर। अब बताओ उसी तरह से बेटा वीसी में करंट क्या करता है, आगे रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, पीछे, तो बेटा वीसी किधर रहेगा, नीचे। बच्चों इसका फेजर बनाने को भी आता है, वीसी किधर रहेगा, नीचे, नीचे रहेगा ना, पक्का ना। तो बच्चों ये हम वेक्टर की तरह इनको ट्रीट करते हैं, फेजर मतलब वेक्टर की तरह ट्रीट करना। तो बताओ वीसी और वीएल एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट है, अपोजिट है ना। तो अगर वीसी बड़ा या बड़ा होगा, अगर दोनों बराबर हुए तो कट जाएंगे, अगर मान लो वीसी बड़ा होगा तो नीचे बचेगा वेक्टर, और वीएल बड़ा होगा तो ऊपर वेक्टर बचेगा। तो बच्चों अभी मैं मान ले रहा हूं वीसी बड़ा है, बाकी अगर ऐसा इसलिए मान रहा हूं पॉजिटिव रिजल्ट है, बाकी वीएल बड़ा होगा तो मैथ अपने आप उसका ध्यान रख लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बस ऐसा मान के, किसी को भी मान के करोगे आप, आंसर सही आएगा। लेकिन अभी हम लोग वीसी को बड़ा मान ले रहे हैं अपनी तरफ से। बेटा अगर वीसी को बड़ा मानूंगा तो अब नया फेजर क्या बनेगा, नीचे फेजर बनेगा क्या, वीसी माइनस वीएल। अरे ऊपर अगर 5, नीचे 5 था, ऊपर 3 था, तो नीचे कितना बचेगा, 2, 2 बचेगा ना बच्चों। और इधर जो बचेगा वो क्या होगा, वीआर,
अरे इधर वी आर था, तो वी आर था। अच्छा अब ये दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है ना बच्चों, तो वेक्टर का, ये दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर को हम लोग जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? ट्राइंगल लॉ लगा के जोड़ लें। तो बच्चों अगर ट्राइंगल लॉ लगा के जोड़ेंगे तो वीसी माइनस वीएल, इसके हेड पर इसका टेल रख दो, या इस वाले वेक्टर को उठा के यहां कर दो, तो वी आर के हेड पर वीसी माइनस वीएल का टेल, फिर इनिशियल टेल टू फाइनल हेड मिला दो, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड मिला दो। तो बच्चों इन तीनों वोल्टेज का सम इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यानी जो रिजल्टेंट आया है वो ई नॉट के इक्वल होगा। जो रिजल्टेंट आया वो किसके इक्वल होगा? ई नॉट के। और बच्चों फेजर में हमेशा पीक ड्रॉ होता है, तो वी आर क्या है? जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा उसका पीक है। वीएल क्या है? जो वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस होगा उसका पीक है। जैसे इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कैसे होगा? वी आर साइन, रजिस्टर के क्रॉस कैसा होगा? वी आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा करके होगा। तो ये जो वी आर है पीक है, तो यानी बच्चों ई नॉट आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चों एक बात तो मैं पक्का जानता हूं कि अगर ई नॉट का फेजर नीचे आया तो ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी, क्योंकि ई नॉट का एंगल कितना है? ओमेगा टी। बेटा इधर सामने एंगल रहता है ना, तो अगर ई नॉट इधर आया है मतलब यहां वाला एंगल क्या होगा? ओमेगा टी। अरे फील करो इस बात को। बेटा फेजर में क्या ड्रॉ होता है? एंगल ड्रॉ होता है। तो अगर ई नॉट इधर आया है तो ई नॉट का एंगल हमें पहले से गिवन है, कितना होता है? ओमेगा टी। तो अगर ई नॉट इधर आया मतलब ओमेगा टी भी इधर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझो बात को। बेटा फेजर में एंगल तो होता है ना ड्रॉ सीधे। क्या हुआ रोशन बताओ? सोचो, मेरे को बताओ, जो दिक्कत है वो बताओ। समवन वांट टू ज्वाइन? लो कहानी खत्म हो गई, अब ज्वाइन करे। ठीक है बेटा, ये ई नॉट का एंगल कितना होता है? ओमेगा टी ना। अरे फील कर लो बात को एकदम ध्यान से, जल्दी में नहीं हूं मैं, कोई जल्दी में नहीं हूं। इसको समझ लो, पूरा एसी खत्म हो जाएगा तुरंत। यही ट्रायंगल में सब कुछ है, पूरा एसी इस ट्रायंगल में है। ये ट्रायंगल जिसको समझ में आ गया उसको कुछ नहीं है। सच बोल रहा हूं, इस ट्रायंगल में, मैं प्रूफ भी कर दूंगा तुम्हें, अभी तक जितना पढ़ा है सब इस ट्रायंगल से हो जाएगा। इस ट्रायंगल में सब कुछ है। सब वोल्टेज का जो रिजल्टेंट ई नॉट आया ना बेटा, तो ई नॉट जिधर आता है उधर फेज ई नॉट का क्या है? ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी होगा। तो बताओ यहां वाला फेज कितना था? ओमेगा टी प्लस। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? फाइव। फील करके देखो क्यों। अगर ये ओमेगा टी है, ऊपर ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये वाला एंगल फाइव होगा कि नहीं होगा? अरे लॉजिक लॉजिक पूरा एकदम लॉजिक समझो एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। लॉजिक क्लियर है ना? एकदम लॉजिक। तो बच्चों ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ट्रायंगल बना, ये जो ऐसे करके वी आर बना, इस ट्रायंगल को कहते हैं बच्चों वोल्टेज ट्रायंगल। ये वाला जो ट्रायंगल बना, यहीं पे देख लो, ये जो ट्रायंगल बना बच्चों, ये वाला जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बना ना, वी आर, वीसी माइनस वीएल और ई नॉट, ये क्या हुआ बोलो? ये जो ट्रायंगल बना इसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज ट्रायंगल। तो बताओ वोल्टेज ट्रायंगल क्लियर है कि नहीं? वोल्टेज ट्रायंगल सबको याद होना चाहिए। बताओ कार्तिक, वोल्टेज ट्रायंगल में नीचे क्या होता है? वीसी माइनस वीएल, वी आर होता है, वीसी माइनस वीएल होता है, और ई नॉट होता है। समझ में आया कि नहीं? वी आर, वीसी माइनस वीएल और ई नॉट, और जो एंगल होता है बीच में क्या होता है? फाइव। बस इतना समझ लो, इतना ही समझना है। और कैसे फेजर बना वो मैंने आपको ऊपर कहानी बता दिया। हाँ पहले वाले में जो वी आर आया है, हाँ, करंट के पीछे होगा कैसे? करंट के पीछे का करंट के ऊपर होगा। मतलब पीछे ना वी आर कहाँ? अच्छा पीछे या आगे से मतलब नहीं, बड़ा छोटा से मतलब नहीं, वो तो आर के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तुम बड़ा कर लो, आर की वैल्यू ज्यादा रहेगी वन से तो बड़ा हो जाएगा, आर की वैल्यू वन से कम रहेगी तो छोटा हो जाएगा। वो तो आई नॉट इंटू आर होता है ना। पीक वोल्टेज क्या होता है? आई नॉट इंटू आर, जो करंट है इंटू आर। तो वो तो ऐसे तुम बनाया मैंने, बाकी बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। इसमें डाउट मत रखो कि वी आर छोटा क्यों बना बड़ा क्यों बना। बड़ा भी बन सकता है छोटा भी बन सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस कम रहेगा तो छोटा बनेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये फाई कैसे आया? तो सुनो, तुमने फेजर करंट का इधर माना था कि नहीं माना था? मान लिया था।
तो पूरा जब वोल्टेज को सॉल्व करके एक रिजल्टेंट वोल्टेज निकाले कि नहीं, किसका, तीनों का रिजल्टेंट वोल्टेज निकाले। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जैसे नीचे आया तो हमें पहले से पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, इसके बराबर होगा। आपने एक रिजल्टेंट निकाला और हमें पहले से पता है कि रिजल्टेंट इसी के बराबर होगा, नहीं तो फिजिक्स का लॉ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो रिजल्टेंट आपका निकला उसको ई नॉट कह दिया। और तो बेटा ई नॉट का फेज क्या है, ओमेगा टी, तो यहां फेज क्या होगा, ओमेगा टी, और ऊपर आपने फेज कितना माना था, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, फाइव होगा। जैसे बेटा यहां फेज अपने ओमेगा टी प्लस फाइव माना है, तो ये फेज कितना होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये फेज कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू। तो आगे जाने पे प्लस होता है ना फेज, तो यहां से कितना आगे जाओगे कि ये ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, फाइव आगे जाओगे तो फाइव आगे गए ना, तो फाइव आगे गए तो ये एंगल कितना होगा, फाइव होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आराम से समझ लो। बस बच्चों ये ट्रायंगल ही सब कुछ है, पूरा एसी ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज ट्रायंगल। अब देखो सारा कमाल इसी का है, वोल्टेज ट्रायंगल का है। वोल्टेज ट्रायंगल मैं अलग से बना के बता दे रहा हूं। वोल्टेज ट्रायंगल में वी आर होता है बच्चों, वी आर के बाद उसके हेड पे वीसी माइनस वीएल होता है बच्चों, और फिर उसके बाद इधर रिजल्टेंट जो होता है ई नॉट होता है बच्चों, और ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाइव। ये वाला एंगल क्या होता है बच्चों, फाइव होता है। ये वाला एंगल फाइव होता है। अब देखो बच्चों ये सब क्या है, पीक, क्योंकि फेजर में क्या ड्रॉ होता है, पीक। तो बच्चों पीक का फॉर्मूला, वी आर का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, आई नॉट इंटू आर के इक्वल। अगर करंट आपका I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी फाइव, तो बेटा वी आर किसके इक्वल होगा, आई नॉट इंटू आर। बेटा VC किसके इक्वल होगा, VC आई नॉट। बेटा माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। एक सेकंड सर, गलती से खुल गया। VC कितना होगा, आई नॉट इंटू एक्सी के। बेटा VL कितना होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल के। बेटा बात समझ में आ रहा है ना, ये सब पीक, फेजर में क्या ड्रॉ होता है, पीक ड्रॉ होता है, पीक ड्रॉ होता है। फेजर में क्या होता है, पीक ड्रॉ होता है, समझ में आया ना। अब देखो बच्चों अभी हमको, हमारा लक्ष्य क्या था, एम क्या था हमारा एम था क्या क्या निकालना, हमारा एम था फाई निकालना और आई निकालना। भूलो मत एम को, अपने लक्ष्य को मत भूलो। आई नॉट और फाई निकालना था ना हमें, आई नॉट और फाई तो निकला कहां, अभी तो ट्रायंगल वेंगल बनाते ही रह गए हम। तो अब कैसे निकाले, तो देखो बच्चों यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं कि नहीं, ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। बेटा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, इस वाले के ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा। बोलेगा कि आरसी, बोलेगा कि तीनों सर्किट है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इतना है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इतना है, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज इतना है, तो बताओ टोटल पीक ईएमएफ कितना होगा, इतना होगा। इस पर डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, जैसे ऐसा नहीं कि सीरीज है तो टोटल वोल्टेज होगा वीआर प्लस वीसी प्लस वीएल, धोखा हो जाएगा। सीरीज है तो ऐसा डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं कर सकते, इसी में वीआर प्लस वीसी प्लस वीएल, इसी फॉर्मूले से ही आपको ऐड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है ऐड करने का। सीबीएसई क्वेश्चन भी पूछेगा, कई बार ऐसा होगा ना कि इन तीनों का जो सम होगा, जैसे मान लो कि टोटल वोल्टेज है 220 वोल्ट, और इन तीनों का जब सम किया जाएगा ना तो निकल जाएगा 300 वोल्ट। तो बोलेगा कि सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि टोटल वोल्टेज तो 200 वोल्ट था, तो इन तीनों का सम 300 कैसे हो गया, और ऐसा कैसे संभव है, तो आप बताओगे इट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस रिलेशन। डायरेक्ट सम ना होके ऐसे सम होता है, इसलिए आपका, जैसे आपको पता है ना 300 और 400 इक्वल टू कितना होता है, 500। लेकिन ऐसे 300 400 और 500 होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अगर एक 300 है एक 400 है तो उसका हाइपोटेनस कितना आएगा, 500। अरे 300 400 3 4 5 बनता है ना ट्रायंगल, तो 300 और 400 का कितना आएगा, 500। लेकिन 300 और 400 को ऐड करो कितना आएगा, 700। तो सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा कि ऐड करने पे तो 700 आ रहा है, लेकिन रिजल्टेंट वोल्टेज तो 500 है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आप बताओगे कि ये वाले रिलेशन से पॉसिबल है, यही इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये बेटा ये पहला रिलेशन वोल्टेज ट्रायंगल से, क्लियर। ये एलसीआर सर्किट अभी पढ़ रहा है, ठीक है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो दूसरा, ये ट्रायंगल बना लो बस, ये वाला।
अभी जल्दी देखो इधर ध्यान से। अब बच्चों ई नॉट को मैं क्या ई नॉट को लिख रहा हूं यहाँ, ठीक है ना। ई नॉट स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो। अब मेरा एम क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बॉक्स बना दिया पहले ही। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा वो अलग बात है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ के आई नॉट निकालना है बच्चों। तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर, आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर। देखो बच्चों प्लस इसको क्या लिख सकते हो, आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस माइनस, हाँ 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 हाँ, आई नॉट का भी स्क्वायर होगा, आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस आई नॉट इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें से भी आई नॉट कॉमन हो जाएगा, आई नॉट कॉमन हो जाएगा तो यहां से क्या लिख सकते हो, ई नॉट स्क्वायर माइनस ये ई नॉट स्क्वायर पूरा बाहर लो, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अरे उसमें से भी आई नॉट निकलेगा तो स्क्वायर होगा ना, बाहर आ गया, बाहर आ गया बच्चों ना। तो अब ध्यान से देखो ई नॉट, अब आई नॉट आपको निकालना है तो आई नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ तो आई नॉट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बच्चों तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बताओ आई नॉट आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ई नॉट तुम्हें पता है, आर तुम्हें पता है, एक्सी पता है, क्योंकि सी पता है तो ओमेगा सी से एक्सी निकल जाएगा, ओमेगा एल से एक्सएल निकल जाएगा, तो ये पता है, ये आपको पता है बच्चों। इसी को देखो ये उसी की तरह है ना, जैसे पहले वाले केस में क्या आया था ई नॉट बाई आर, दूसरे वाले केस में क्या आया था ई नॉट बाई एक्सी, तीसरे वाले में क्या आया था ई नॉट बाई एक्सएल। तो यहां भी कुछ आया तो इसको हम कह देते हैं ई नॉट बाई जेड। क्या बोल देते हैं इसको, ई नॉट बाई जेड। और जेड का नाम क्या रख देते हैं बच्चों, इंपीडेंस। जेड का नाम क्या रख देते हैं, इंपीडेंस, इंपीडेंस। अगेन डेफिनेशन वही है और इसका यूनिट भी वही है, ओमेगा। इंपीडेंस का भी यूनिट ओमेगा, ओम, रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम, कैपेसिटेंस रिएक्टिव कैपेसिटेंस का भी यूनिट ओम, इंडक्टिव कैपेसिटेंस का भी यूनिट ओम, इंपीडेंस का भी यूनिट ओम। और इसका डेफिनेशन पूछे क्या बताओगे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द आर एल एंड सी इन द पाथ ऑफ एसी करंट। समझे ही नहीं, अरे डेफिनेशन बनाना है, यहां बनाना है। एक्सी का मतलब क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस या ऑब्स्टिकल ऑफर्ड बाई द, अगर एक्सी है तो कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ एसी करंट, अगर इंडक्टर है तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द इंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी करंट। अगर एक्सेल आपको बताना है, जेड बताना है तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द इंडक्टर कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे करोगे, रजिस्टर भी तो होगा, हाँ रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ एसी करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, इसको कंपेयर कर करके ऐसे आपको देखना है। बताओ एकदम स्लो चलो, लेकिन बच्चों बताए सब कुछ यही है जो अभी देख रहा हो ना। एक ट्रायंगल में पूरा एसी का राज छुपा हुआ है, उस ट्रायंगल का नाम क्या है, वोल्टेज ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कभी मत भूलना, ये सब भूल भी जाओगे तो तुरंत निकल जाएगा, बस वो ट्रायंगल मत भूलना। ट्रायंगल में क्या करना है, वी आर को आई नॉट इंटू आर लिख देना, तुम्हारा ये सामने रिलेशन खड़ा हो जाएगा इधर, ठीक है ना। ई नॉट बाई, तो ये ई नॉट बाई जेड हो गया, बट तो जेड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का, ये जेड की वैल्यू होगी। यहां तक देख लो, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो, किसी को कोई भी दिक्कत हो कहीं भी देख लो तो परेशानी। समझ लो एसी सब कुछ इस पेज में है, पूरा इस पेज में पूरा एसी है, पूरा चैप्टर है इस पेज में। और इस पेज से ऐसा कोई न्यूमेरिकल ना हो जो एसी का ना हो जाए, इसी पेज से अगर एक पेज पढ़ा दिया जाए तो इस पेज से सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। जैसे अगर प्योर आर सर्किट हो, तो मैं एग्जांपल बताता हूं, प्योर आर सर्किट हो, ये पूरा हटा दो तो ई नॉट बाई आर आ जाएगा कि नहीं, आई नॉट की वैल्यू। प्योर आर सर्किट हो तो एक्सी माइनस एक्सएल हटा दो, जीरो कर दो इन दोनों को, तो ई नॉट बाई आर आ जाएगा पीक। वहां पीक आता था कि नहीं, ई नॉट बाई आर। अगर मान लो प्योर सी सर्किट हो, आर को जीरो कर दो, एल को जीरो कर दो,
ई नॉट बाई एक्सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो प्योर एल सर्किट हो, एक्सी को 0 कर दो, आर को, ई नॉट बाई एक्सएल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक ही से सब खत्म, सब खत्म, एक ही से कुछ भी नहीं, मतलब एक से सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर तुम्हारा आरसी हो तब क्या होगा? आरसी होगा तो एक्सएल 0 कर देना, ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सएल हो तो क्या होगा? एक्सी खत्म कर देना, ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कुछ भी हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? एक पेज याद रखो, एक पेज देख के जाओ, जो चाहे वो बना लो। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये फाइनल याद रख, ये आई नॉट निकल गया, आई नॉट निकल गया ना बच्चों। आई नॉट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई नॉट बाई जेड। जेड क्या होता है? इंपिडेंस। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्या हुआ? याद रहेगा ना? इंपिडेंस। बच्चों याद रखो, ये सब छोटी छोटी बात बताता हूं, सारा न्यूमेरिकल, कुछ नहीं रखा है इसी के लिए। बताओ, आई नॉट निकल गया, अब फाई की बारी है। तो फाई बताओ कैसे निकाल सकते हो? उसमें देख लो फॉर्मूला यार, क्या बताऊं मैं। ट्रायंगल से तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो आती होगी सबको, बेसिक ट्रायंगल में ही सबको। tan फाई क्या होगा बताओ? VC माइनस VL अपॉन VR। उसी ट्रायंगल से देख लो। तो अब फाई निकालने की बारी है, तो अगले पेज पे कर ले रहा हूं, बस ये ट्रायंगल देख लो एक बार, मैं अगले पेज पे ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा। tan फाई इज इक्वल टू VC माइनस VL अपॉन R। तो देखो बच्चों, यहां से tan फाई की वैल्यू कितनी आएगी? tan फाई की वैल्यू आएगी VC माइनस VL अपॉन R। तो बच्चों सॉरी VR। तो बच्चों VC को क्या लिख सकते हो? I नॉट इंटू एक्सी। VL को क्या लिख सकते हो? I नॉट इंटू XL। और VR को क्या लिख सकते हो? I नॉट इंटू R। I नॉट इंटू R, तो सब कट जाएगा, I नॉट क्या बचेगा? XC माइनस XL अपॉन R। ये भी फॉर्मूला है, XC माइनस XL अपॉन R, XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है ना? तो देखो पीक तो मैंने बता दिया कि किसी के केस का पीक इससे हो जाएगा। फेज भी चेक कर लो, फेज चेक कर लो। अगर प्योर आर सर्किट है तो फेज कितना आता है? 0। प्योर आर सर्किट है तो फेज कितना आता है बच्चों? 0। चेक करो, XC और XL की वैल्यू 0 डाल दो, तो tan फाई 0 आएगा, तो फाई कितना आएगा? 0। तुम्हें चेक करना है, अगर प्योर XC रहता था तो फेज कितना आता था? पाई बाई 2। तो देखो बेटा, XL 0 और R 0, तो XC अपॉन 0 होगा कि नहीं होगा? तो XC अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो देखो फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होती है कि नहीं होती? होती है ना? अगर तुम्हें देखो प्योर L देखना है, प्योर L, तो प्योर L देखोगे तो XC 0 हो जाएगा, ऊपर माइनस XL बचेगा और R 0 हो जाएगा, तो माइनस XL अपॉन 0 माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी मतलब माइनस पाई बाई 2। सब आंसर एक फॉर्मूले से, सारा पूरा एसी एक फॉर्मूले से। कोई अगर एसी पढ़ना चाहे तो उसको एक फॉर्मूला बता के खत्म, बहुत जल्दी में हो, एक पेज बनाओ, वोल्टेज ट्रायंगल बनाओ, समझाओ, खत्म, एसी खत्म। बस उसको तरीका समझा दो, कब आए तो तुम्हें क्या करना है, मत पढ़ो पीछे का एसी। एक पेज बस जिसमें केवल वोल्टेज ट्रायंगल बनाओ, पूरा एसी केवल वोल्टेज ट्रायंगल है, कुछ नहीं है। बस कोई बच्चा वोल्टेज ट्रायंगल याद रखे, बस उससे सब कुछ निकल जाएगा। अरे उससे ई नॉट निकालना है, आई नॉट निकालना है, ठीक है निकाल देंगे, पाइथागोरस लगा लो। बस ये याद रखो कि वी आर को आई नॉट इंटू आर लिखना है, सॉल्व कर लो। देखो आई आ गया, आई नॉट बराबर ई नॉट बाई जेड। किसी को फाई निकालना है, tan फाई लगा दो, आ गया, तो सब परेशानी में। ठीक है, किसी कोई परेशानी दिक्कत यहां तक बच्चों नहीं? देखो इसी को एक और बात देखो बच्चों, जैसे वी आर को आपने क्या लिखा था, एक ट्रायंगल और बनता है ऐसे, वी आर है फिर ऐसे बना था, तो वी आर को क्या लिख सकते हो? आई नॉट इंटू आर। और VC माइनस VL को क्या लिख सकते हो? आई नॉट इंटू XC माइनस XL। और ई नॉट को क्या लिख सकते हो? आई नॉट इंटू जेड। अभी लिखा था ना, आई नॉट बराबर कितना हुआ था? ई नॉट बाई जेड। तो ई नॉट को लिख सकता हूं ना, आई नॉट इंटू जेड, लिख सकता हूं कि नहीं? तो देखो अब इसी में बस अगर आई नॉट कैंसिल कर दो वोल्टेज ट्रायंगल से, तो यहां आर हो जाएगा, यहां XC माइनस XL हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा।
अरे सेम वही ट्रायंगल है, बस आई नॉट हटा दिया हर जगह से, सेम बन गया। इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? बस इंपिडेंस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? इंपिडेंस ट्रायंगल। यहां से भी देख लो tan फाई एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? tan फाई कितना है? एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, वो लिखा ही हुआ है। यहां से बच्चों एक और चीज बस याद रखो, cos फाई। cos फाई कितना होगा? इसका यूज हमें आगे पड़ेगा। cos फाई देखो, सोच के बताओ ट्रायंगल से cos फाई कितना होगा? हाँ, cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो बेस क्या है यहाँ पे? आर। बेस क्या है? आर, और हाइपोटेनस क्या है? जेड। तो आर बाई जेड cos फाई होता है। एक और याद रखो बस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। इसको आगे पावर निकालने में हमें इसका इस्तेमाल होता है बच्चों, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। ये क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। किसी कोई दिक्कत परेशानी? देखो मैं एक बार बताता हूं तुम्हें, एसी महा स्कोरिंग होता है, महा स्कोरिंग। मतलब विश्वास कोई नहीं करता है इस बात को, लेकिन मैं सच बोलता हूं, एसी जैसा आसान टॉपिक कुछ नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो बस, जिस बच्चे को वोल्टेज ट्रायंगल का विश्वास है और जो समझे, इस कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, उसी में जीरो करते जाना है जरूरत अनुसार। एक फॉर्मूला है, उसमें जो तुम्हें जरूरत लगे उसके हिसाब से जीरो करते जाओ, चीजों खत्म कर दो। दो ही फॉर्मूला है, एक बस आई नॉट का जो बताया था, ई नॉट अपॉन वो करके, और बाकी फाई का होता है। तो करंट तो बना ही लोगे फिर, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो फाई आया रख दो। दो फॉर्मूले में पूरा एसी खत्म, कुछ नहीं है एसी के अंदर। ठीक है ना? समझ आ रहा है सबको? क्लियर यहां तक? अब सुनो बच्चों, इसमें ग्राफ बनाते हैं हम लोग जेड, जैसे किसका? एक्सी और ओमेगा ग्राफ बनवाया कि नहीं बनवाया? एक्सी और ओमेगा ग्राफ बनवाया था ऐसे उल्टा वाला, एक्सेल और ओमेगा ग्राफ बनवाया था सीधा वाला, पता बनवाया था ना। अब उसी तरह से हम लोग जेड और ओमेगा का भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना? तो उससे पहले बच्चों एक कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। या रेजोनेंस, एक बात याद रखो, हेडिंग डालो रेजोनेंस। रेजोनेंस तो बच्चों इट इज द कंडीशन इन द सीरीज एलसीआर सर्किट। इट इज द कंडीशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट, it is a condition in series LCR circuit when current or power is maximum. When current or power is maximum. बच्चों जब करंट और पावर क्या हो? मैक्सिमम। करंट कहिए या पावर क्या हो? मैक्सिमम। वैसे बच्चों एलसीआर सर्किट में करंट और पावर जब मैक्सिमम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। वो कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस की होती है, जब करंट या पावर क्या हो? मैक्सिमम हो। बच्चों सुनो ध्यान से, करंट की बात करता हूं तो करंट क्या है? देखो करंट किसके इक्वल होता है? करंट किसके इक्वल होगा? करंट इक्वल होता है बच्चों ई नॉट बाई जेड के, ये तो आपको पता है। और जेड की वैल्यू अभी आपने लिखी तो बेटा किसके इक्वल होते हैं? ई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब जेड की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। बच्चों जेड मिनिमम कब होगा? जेड मिनिमम कब होगा? जेड मिनिमम तब होगा जब एक्सी इज इक्वल्स टू एक्सएल हो जाए। मतलब ये दोनों इक्वल होगा तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो करंट आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम। और जेड मिनिमम किसके इक्वल होगा? जेड मिनिमम किसके इक्वल होगा बताओ? आर के। अरे जब एक्सी इक्वल टू एक्सएल होगा तो जेड मिनिमम किसके इक्वल होगा? आर के। तो जेड मिनिमम कब होगा? जब आपका करंट क्या हो? जब आपका एक्सी किसके इक्वल हो? आर पे। एक्सी एक्सएल के इक्वल हो, सॉरी। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा? एक्सी एक्सएल के इक्वल हो। भावना भाई कि तुम भी गधा समझ नहीं रहे हो, बोलते जा रहे हो। एक्सी जब एक्सएल के इक्वल हो तब जेड क्या होगा? मिनिमम। समझ में आ रहा है? तो बेटा अगर रेजोनेंस की कंडीशन पूछे आपसे, बोलेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो आप लिखेंगे एक्सी शुड बी इक्वल टू एक्सएल। तो बच्चा बताओ वीसी विल बी इक्वल टू वीएल? अरे होगा, क्यों नहीं बेटा? वीसी इक्वल टू वीएल होगा कि नहीं होगा? होगा। आई नॉट इन टू, देख लो, अरे फेजर में याद रखो, वीसी वीएल के इक्वल हो जाएगा ना।
तो VC I नॉट इंटू XC होता है, VL I नॉट इंटू XL होता है, तो VC इक्वल टू VL हो जाएगा। तो बेटा वो रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी। तो बच्चों किस फ्रीक्वेंसी पे ये होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने जिसपे ये होगा, तो बच्चों XC को क्या लिख सकते हो, 1/ω0C, ओमेगा नॉट लिखना हो रेजोनेंस के लिए। XL को क्या लिख सकते हो, ω0L। बच्चों हर फ्रीक्वेंसी पे ये नहीं होगा, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी, जैसे ये जो AC है उसकी फ्रीक्वेंसी बदलते जाओ, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिसपे XC और XL क्या हो जाएंगे, बराबर। उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो बेटा अब यहां से देखो, ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा नॉट उधर भेज दो, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/LC। तो बेटा ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, 1/√LC। ठीक है ना, ये एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर। लेकिन बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो बताओ ओमेगा नॉट किसके इक्वल होता है, 2πf के। तो एफ नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एफ नॉट इक्वल हो जाएगा 1/2π√LC, 2π√LC। ये क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। समझ आया बच्चों। तो एक LCR सर्किट में जब रेजोनेंस होगा तो करंट का फंक्शन क्या होगा, ये हमें देखना है बच्चों। अगर LCR सर्किट में रेजोनेंस होता है तो करंट का फंक्शन क्या बनेगा, ये आपको देखना है। बेटा करंट का फंक्शन वैसे होता क्या है, तो वैसे होता है I बराबर E0/Z इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है नॉर्मली। नॉर्मली फंक्शन ये होता है, E0/Z साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, यही होता है ना बच्चों। अभी तो आप निकाले तो Z होता है, और तो बच्चों यहां जब रेजोनेंस होता है तो Z इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो Z इक्वल टू किसके हो जाएगा, R। तो यानी ये करंट कितना हो जाएगा, E0/R। और साइन ओमेगा टी बच्चों फाइव भी निकालना है कि नहीं, तो फाइव क्या होता है, XC माइनस XL/R। तो बेटा XC इक्वल टू जब XL हो जाएगा तो फाइव कितना आएगा, 0। तो बेटा यहां साइन ओमेगा टी बस। अब एक बात देखो यहां कितनी कमाल की है कि इंडक्टर और कैपेसिटर रहते हुए भी ये सर्किट प्योर रेजिस्टर जैसे बिहेव कर रही है। अरे ऐसा करंट प्योर रेजिस्टेंस में देखने को मिलता था कि नहीं मिलता था। तो अगर बोले कि LC, देखो हिंट क्वेश्चन में हिंट क्या देगा कि रेजोनेंस है, रेजोनेंस के लिए हिंट देगा कि मैक्सिमम करंट हो रहा है सर्किट में, ये पहला हिंट। दूसरा हिंट देगा मैक्सिमम पावर हो रहा है सर्किट में, दूसरा हिंट। तीसरा हिंट क्या देगा कि करंट और वोल्टेज, LCR सर्किट है लेकिन उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। तो तीसरा मतलब LCR होते हुए या तो फेज में नहीं होंगे बेटा, हमेशा फेज में नहीं होंगे क्योंकि tan फाइव से निकलेगा, लेकिन LCR होते हुए भी अगर दोनों सेम फेज में है, इसका मतलब क्या कंडीशन होगी, रेजोनेंस की। तीन बात याद रखोगे ना। अगर तीन बात क्या बताया, रेजोनेंस कैसे पहचानेंगे, मैक्सिमम करंट लिखा हो, मैक्सिमम पावर लिखा हो, या बोले कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो भी हम क्या समझेंगे कि रेजोनेंस है। बच्चों यहां पे फाइव कितना आता है, 0, तो ये भी कह सकता है कि पावर फैक्टर 1 हो, तो cos 0 डालोगे तो पावर फैक्टर होता है ना cos 5, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो जैसे बोले कि पावर फैक्टर 1 हो तो भी क्या होगा, रेजोनेंस। तो बात याद रखोगे ना, क्या क्या, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर, सेम फेज, या पावर फैक्टर 1, तो भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। बाकी XC इक्वल टू XL तो पता ही है, XC इक्वल टू XL तो पता ही है। बस बच्चों बहुत ही, अब इसका एक ग्राफ देख लो, बस ग्राफ बताने के बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल कराएंगे, बस इसका थियरी वाला पोर्शन ओवर हो जाएगा। एक रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना बच्चों। डन, 4 कंडीशन है, पहचानना सीखना ना, रेजोनेंस पहचानने सीखना है। 4 कंडीशन, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर, सेम फेज, या पावर फैक्टर 1, या cos फाइव 1। अब सुनो बच्चों, इसमें ग्राफ हम प्लॉट करेंगे जेड वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, इंपिडेंस वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। तो बच्चों इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें याद हो जाए।
आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बेटा ये इंपिडेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। अरे ये ग्राफ सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बच्चों, डायरेक्ट याद रखना ये क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट है, मतलब ये सब फ्री के मार्क्स हैं एकदम। जेड और ओमेगा इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो बच्चों सोचो ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो जेड की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा ओमेगा की वैल्यू अगर 0 होगी तो एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी, होती है कि नहीं होती है। तो अगर एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी होता है और ओमेगा क्या हो गया 0, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब क्या होता है इनफाइनाइट, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अच्छा तो 0 होने पे जेड क्या हो गया इनफाइनाइट। और अगर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तब क्या होगा, इनफाइनाइट होगा तो एक्सी तो 0 हो जाएगा लेकिन एक्सएल इनफाइनाइट, क्योंकि ओमेगा भी इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक्सएल क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यानी 0 पर भी जेड, ओमेगा इक्वल टू 0 पर भी जेड क्या होगा इनफाइनाइट, और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी जेड क्या होगा इनफाइनाइट। तो बच्चों इसका ग्राफ एकदम साफ साफ बता रहा है कि मैं दोनों तरफ इन्फिनिटी पे जाऊंगा, बीच में नीचे रहूंगा। मतलब ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी इन्फिनिटी जाऊंगा, ओमेगा 0 होगा तो भी इन्फिनिटी जाऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ओमेगा अगर बहुत ज्यादा बना तो भी इनफाइनाइट, ओमेगा अगर बहुत ज्यादा कम बना 0 बना तो भी इनफाइनाइट। बस ये मिनिमम कब होगा, तो जेड की वैल्यू मिनिमम कब होती है रेजोनेंस पर। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। और इस समय जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है बच्चों आर के। अरे तभी तो जब जेड मिनिमम होता है तभी तो करंट मैक्सिमम होता है, तभी तो रेजोनेंस कहलाता है।